Hello, my dear children. Today we are going to do Unit 11, The Wonderful World, in our English 2 government book. Hello, my dear children. How are you all? Today we are going to do a new lesson in our English government book. We are going to do Unit 11, The Wonderful World. यानी सुंदर बहुत खूबसूरत दुनिया. Now, have you ever thought of the beautiful world around us? A number of poets, philosophers, and many others have discovered the secrets of nature and wisdom that spellbound us. There are some things in the environment that appeal to all of us. यानी आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया हमारे आसपास की कितनी सुंदर है. बहुत से कवि, फिलोसोफर्स और बहुत से अलग अलग लोगों ने ये दुनिया जो कितनी सुंदर है उसके रहस्य सब देखे हैं और उसके बारे में जो इतना अच्छा डिस्क्राइब किया कि कभी कभी वो देखकर हम एकदम कुछ बोल नहीं पाते, एकदम मुग्ध हो जाते हैं. एंड एनवायरनमेंट में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें ये देखने पर मजबूर कर देती हैं. तो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द थिंग्स. फर्स्ट, द क्वीन ऑफ फ्लावर्स. There are a number of flowers that we see around us. One of them is the rose. It has been a symbol of love, dedication, divine affection, respect, and so on. Roses are also called the divas of our garden. They add beauty and brightness to the environment. यानी बहुत सारे फ्लावर्स हमारे आसपास होते हैं, लेकिन उन सब में से हम आज रोज़ की बात करेंगे. रोज़ जो होता है वो प्यार का प्रतीक होता है, समर्पण, डेडिकेशन का. किसी के लिए आपके दिल में अच्छा डिवाइन अफेक्शन है, पवित्र लव है, तो रिस्पेक्ट के लिए. और इस तरह रोज़ के बहुत सारे अलग अलग हम इम्पोर्टेंस दिखाते हैं. और जो रोजेज़ होते हैं वो दीवा यानी जो चीज़ सबको इंस्पायर करती है, बहुत अच्छा होता है. दैट इज़ सो रोज इज़ द दीवा ऑफ आवर गार्डन. और जो रोज़ होते हैं वो ब्यूटी और ब्राइटनेस एनवायरनमेंट को देते हैं. हियर यू कैन सी ब्यूटिफुल पिक्स ऑफ रोज आर देयर. दे लुक सो ब्यूटिफुल, राइट? नाउ हियर यू कैन सी, हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट ए लाइफ विदाउट फ्लावर्स एंड कलर्स? कभी हमने सोचा कि अगर फूल नहीं होते, प्यारे प्यारे कलर्स नहीं होते, तो दुनिया कैसी होती? देयर आर मोर देन 100 स्पीशीज ऑफ रोज अराउंड अस. द नेम रोज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रोजा. Roses are valued for their sweet fragrance, medicinal value, ornamental and decorative value. यानी 100 स्पीशीज़, अलग अलग रोज़ की अलग अलग 100 स्पीशीज़ होती है. और जो रोज़ नेम है वो लैटिन वर्ड रोज़ा पे से आता है. और रोज़ सबको क्यों पसंद है? क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, फिर उसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत होती है, वो दवाई वगैरह के यूज़ में भी आती है. उसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के काम में भी आती है. फिर ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव वैल्यू, घर सजाना है या गहने, कुछ ओकेशंस में फ्लावर्स से गहने भी बनाए जाते हैं, वो सब के लिए उसकी बहुत वैल्यू है. कैन वी ट्राई टू बी बडिंग पोएट्स, राइटर्स एंड पोएट्स and write a few lines to describe the rose.
यानी हम एक छोटी सी पोएम रोज़ के बारे में लिखेंगे या उसके बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ जैसा लिखेंगे. दैट विल डू व्हेन वी डू राइटिंग पार्ट. नाउ हियर यू कैन सी द किंग ऑफ रेन्स. There are a number of factors that lead to rain. However, black clouds are commonly considered as a sign of rains. Clouds in the sky are of different colors: black, blue, white and grey. They add beauty to our environment, don't they? Now, अभी हम बारिश की बात करेंगे, यानी जो राजा, द किंग ऑफ रेन्स यानी बारिश का राजा. तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बारिश आती है. सबसे ज़्यादा पहले गर्मी होती है, हवा होनी चाहिए, फिर सी वाटर होना चाहिए जिसकी वजह से इवेपोरेट होके क्लाउड्स बनके बारिश आती. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्लैक क्लाउड्स को कॉमनली माना जाता है कि अगर काले काले बादल, घने बादल आते हैं, इसका मतलब बारिश आएगी. क्लाउड्स इन द स्काई, क्लाउड्स अलग अलग कलर के होते हैं जैसे कि ब्लैक काले, ब्लू क्लाउड्स, वाइट और ग्रे. और ये सारे ब्यूटी एनवायरनमेंट को देते हैं ना. नाउ हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लाउड्स कैन बी आइडेंटिफाइड? लेट अस रीड द फॉलोइंग लाइन्स टू नो ए फ्यू टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. यानी अलग अलग क्लाउड्स अलग अलग टाइप के होते हैं जो अलग अलग चीज़ें करते हैं. नाउ यू सी cirrus clouds looks like a curl of hair, while stratus clouds looks like straight lines in the sky. The nimbus clouds are the clouds of rains. Let us look at the picture of the nimbus cloud. Now जो cirrus clouds होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो बाल की एक लट होती है करली करली जैसी, वैसे होते हैं. stratus clouds जो होते हैं वो एक सीधी लाइन जैसे होते हैं. फिर nimbus clouds जो होते हैं वो बारिश लाने का काम करते हैं. Now look at this. Here you can see this is a picture of nimbus cloud. ये ऐसे बादल जो होते हैं वो बारिश लाते हैं. Now since nimbus clouds are dense with water, they appear darker than other clouds. Nimbus clouds are formed at low heights, altitudes and are typically spread uniformly across the sky. The nimbus clouds bring rain to us. यानी जो nimbus clouds होते हैं वो बहुत dense होते हैं, वाटर उसमें पानी ज़्यादा होता है और वो देखने में बहुत डार्क दिखते हैं दूसरे क्लाउड्स के कंपैरिजन में. और nimbus clouds जो होते हैं वो लो हाइट में यानी थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं और जो दूसरे क्लाउड्स होते हैं वो ऊपर होते हैं. एंड दे आर टिपिकली स्प्रेड यूनिफॉर्मली और वो पूरे स्काई में फैले हुए होते हैं. और निम्बस क्लाउड्स हमेशा रेन लाते हैं. नाउ वी विल सी ए पोएम ऑन द रेन. लेट अस रीड दिस पोएम. रेन. हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन एंड आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फियरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन. यानी हाउ ब्यूटिफुल इज, बारिश कितनी अच्छी है. पूरे दिन धूप, गर्मी, धूल, मिट्टी सब उड़ता रहता है समर सीज़न में ख़ास तौर पे. और उसके बाद एकदम ब्रॉड फेयरी स्ट्रीट, नैरो लेन, हर जगह पे क्या होता है, बारिश आने की स्टार्ट होती है. हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन, हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स, हाउ इट गशेज एंड स्ट्रगल्स आउट. यानी जब बारिश आती है तो कितना सुंदर लगता है. और जब रूफ यानी छत पे पानी जब गिरता है, टप 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 करके बूंदे गिरती है बारिश की, तो कितना अच्छा आवाज़ आता है. और ऐसे लगता है जैसे कोई एनिमल्स का पूरा ग्रुप जा रहा है और उनके पैरों की आवाज़ आ रही है. और जैसे जोर से आती है तो गशेज स्ट्रगल, एकदम तेज़ बारिश आने लगती है तो कितना अच्छा लगता है. फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइड. और जब तेज़ बारिश ऐसे आती है तो ऐसा लगता है कि, और विंडो पेन यानी खिड़कियों के कांच पर बारिश गिरती है और गिरती जाती है एकदम अच्छी तरह से, तो कितना अच्छा लगता है. विथ ए मडी टाइड लाइक ए रिवर डाउन द गटर रोड्स द रेन, द वेलकम रेन. यानी पूरा पहली बार बारिश आती है तो सारे पेड़ पत्तों के, घरों के, छत के, सब के ऊपर जो धूल जमा होती है वो सारी निकल जाती है. पूरा ऐसा लगता है कि जैसे पूरी मिट्टी की कहीं से वेव्स आ रहे हैं. और फिर
धीमे धीमे सारा धीरे धीरे सारा वो कचरा निकलने के बाद वो सारा गटर के अंदर जाता है और फिर अच्छा साफ सुथरा पानी आता है जो एकदम क्लीन होता है. Now here we will see twinkle twinkle little star. Here you can see observe a cloud and draw the same as well as color it. These are the clouds. वैसे ही आपको draw करना है और color करना है. Now we will see twinkle twinkle little star. This you have heard about this poem when you are in KG. You know very well. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. याद है ना आपको ये poem? Now we are going to see some more things about it. We see the stars as tiny points of light in the sky. They may all look the same, but they are not. They range in size, color, temperature, power, and lifespans. Stars are made of mostly hydrogen, which is the most abundant element in the universe. यानी हम स्काई में बहुत सारे स्टार्स देखते हैं और ऐसे लगता है कि छोटे छोटे पॉइंट्स लाइट के स्काई में हैं. हमको देखने में ऐसा लगता है कि सारे सेम हैं, पर सारे सेम नहीं है. स्टार्स साइज़ में अलग होते हैं, कलर्स में अलग होते हैं, उनका टेम्परेचर, कोई गर्म स्टार्स होते हैं, कोई ठंडे होते हैं, उनका पावर अलग होता है, उनका लाइफ स्पैन भी अलग होता है. कोई स्टार ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं, कोई कम टाइम के लिए रहते हैं. और स्टार्स जो होते हैं वो ज़्यादा तौर पे हाइड्रोजन गैस से बनते हैं, जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट यूनिवर्स में हाइड्रोजन गैस है. We all have learned the rhyme Twinkle Twinkle Little Star. Have we ever wondered where the starlight comes from? Let us find it out. यानी हम हमेशा पोएम गाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लेकिन हमने कभी ऐसा सोचा है कि स्टार्स को लाइट कहाँ से मिलती है? तो स्टार गेट्स देयर लाइट फ्रॉम द सन, क्योंकि उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, इसलिए मून और स्टार्स सन से लाइट लेते हैं. There are chemical reactions that give light and shine to the stars. और जो केमिकल रिएक्शन की वजह से स्टार्स को लाइट भी मिलती है और जिसकी वजह से वो चमकते भी हैं, शाइन भी करते हैं. Now we are going to see. Read this. Have you ever looked up into the night sky and wondered just how many stars are there in the space? This question has fascinated scientists as well as philosophers, musicians, and dreamers throughout the ages. Stars are not scattered randomly through space. They are gathered together into vast groups known as galaxies. The Sun belongs to a galaxy called the Milky Way. Astronomers estimate there are about 100,000 million stars in the Milky Way alone. Outside that, there are millions upon millions of other galaxies also. यानी हम जब स्काई देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि नाइट स्काई में हम कि कितने सारे स्टार्स होंगे स्पेस में. तो बस इस बात को, इस क्वेश्चन को सोचते हैं, साइंटिस्ट भी सोच रहे हैं कि कैसे कितने सारे स्टार्स हैं. फिलोसोफर्स हैं, म्यूजिशियन, ड्रीमर्स जो होते हैं, जो बहुत कुछ सोचते हैं स्टार्स के बारे में काफ़ी टाइम से. और स्टार्स जो होते हैं वो पूरे स्काई में स्कैटर्ड रैंडमली पूरी तरह फैले हुए होते हैं और वो ग्रुप्स में भी होते हैं और उनको गैलेक्सी कहा जाता है. और जो सन है वो भी एक गैलेक्सी को बिलोंग करता है जिसका नाम है मिल्की वे. और एस्ट्रोनॉमर्स ऐसा मानते हैं कि स्काई में 100,000 मिलियन स्टार्स हैं मिल्की वे में. खाली मिल्की वे में इतने, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग स्टार्स भी हैं. इट हैज़ बीन सेड दैट काउंटिंग द स्टार्स इन द यूनिवर्स इज़ लाइक ट्राइंग टू काउंट द नंबर ऑफ सैंड ग्रेन्स ऑन द बीच ऑन अर्थ. वी माइट डू दैट बाय मेजरिंग द सरफेस एरिया ऑफ द बीच एंड डिटरमाइनिंग द एवरेज डेप्थ ऑफ द सैंड लेयर. यानी ऐसा कहा जाता है कि अगर आकाश में, स्काई में आपको स्टार्स गिनने हैं तो वो ऐसा है कि अगर कोई रेत से भरा हुआ मीन्स बीच है, वहाँ पे जितने रेत के ग्रेन्स होते हैं, सैंड ग्रेन्स, उसको गिनने बैठो उतने सारे स्टार स्काई में है. कोई रेत को नहीं गिन सकता या बालू को नहीं गिन सकता, वैसे ही कोई स्टार्स को भी नहीं गिन सकता. वी माइट डू दैट बाय मेजरिंग द सरफेस एरिया ऑफ द बीच. खाली हम ऐसा सोच सकते हैं कि चलो इतने एरिया में सैंड है
तो कि इतनी हो सकती है, तो उसी तरह एवरेज निकाल के हम डेप्थ के हिसाब से सैंड काउंट कर सकते हैं. नाउ हियर यू कैन सी, डिड यू नो, in 1995 an image from the Hubble Space Telescope, that is HST, suggested that star formation had reached a peak at roughly 7,000 million years ago. The picture shows a satellite mapping of our Milky Way. यानी 1995 में ऐसा बताया जा रहा है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप की एक इमेज यानी उसके पिक्चर के हिसाब से कि स्टार फॉर्मेशन बहुत पीक पे है और रफली 7,000 मिलियन ईयर्स पहले जो कितने स्टार्स का पूरा जो मैपिंग किया था वो यहाँ पे दिखाया गया है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड एंड एन्जॉय अ पोएम अबाउट फ्लावर. प्लग दिस लिटिल फ्लावर एंड टेक इट, डिले नॉट, आई फियर लेस्ट इट ड्रूप एंड ड्रॉप इनटू द डस्ट. यानी बोल रहा है कि ये फ्लावर को प्लग कर लो, यानी तोड़ लो और ले जाओ, देर मत करो, डिले मत करो, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फ्लावर शाम होते होते मुरझा जाएंगे और बेचारे धूल में गिर जाएंगे, फिर वो किसी काम के नहीं है. आई मे नॉट फाइंड ए प्लेस इन योर गार्लेंड बट ऑनर इट विथ अ टच ऑफ पेन फ्रॉम योर हैंड एंड प्लक इट. आई फियर लेस्ट द डे एंड बिफोर आई एम अवेयर एंड द टाइम ऑफ ऑफरिंग गो बाय. यानी बोलते कि मुझे माला में मत सजाओ, गार्लैंड में मत सजाओ, लेकिन कम से कम मुझे तोड़ के अपने हाथों को थोड़ी तकलीफ़ दे के तोड़ो तो सही. यानी मुझे डर लगता है, फ्लावर ऐसे बोल रहा है कि अगर मुझे शाम होने तक आपने नहीं उतारा तो मैं भगवान को चढ़ाने के किसी के काम में नहीं आऊँगा, क्योंकि वो फिर पूरा सूख जाता है और गिर जाता है. दो its color be not deep and its smell be faint, use this flower in your service and pluck it while there is time. यानी शायद हर एक फ्लावर सुंदर नहीं होता, किसी की खुशबू इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फ्लावर तो फ्लावर ही होता है, उसको भी अपनी दूसरे अच्छे अच्छे फ्लावर्स की जैसे उसके भी ऐसा होता है कि कोई मुझे यूज़ करे. तो यूज़ दिस फ्लावर इन योर सर्विस, अपने पूजा में कि कहीं भी मुझे फ्लावर को हमको यूज़ कर लेना चाहिए और टाइम रहते हमको उसको प्लग करके अच्छी तरह यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर एक फ्लावर की इच्छा होती है कि उनको तोड़कर उनको भगवान के चरणों में चढ़ाया जाए या अच्छा कोई काम किया जाए. सो दिस पोएम वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. नाउ वी विल वन टाइम सी द पोएम अगेन. फ्लावर, प्लग दिस लिटिल फ्लावर एंड टेक इट, delay not, I fear lest it droop and drop into the dust. I may not find a place in your garland, but honor it with a touch of pain from your hand and pluck it. I fear lest the day end before I am aware and the time of offering go by. Though its color be not deep and its smell be faint, use this flower in your service and pluck it while there is time. Rabindranath Tagore. So I hope children you have understood the poem as well as the lesson about the flowers and stars and clouds. Okay. Bye bye.